हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। गाइस, आपको पता है कि जो जितने सारे कंजंक्शंस होते हैं उनके हिंदी मीनिंग क्या है? क्या आपको पता है एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या आपको पता है नो सुनर देन का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है सिंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में बात कर रहा हूं दोस्तों। आज के लेक्चर में हम समझेंगे जितने भी कंजंक्शंस होते हैं इंग्लिश में उनके हिंदी मीनिंग क्या होते हैं, और उसके साथ साथ उनका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है आपको, और कैसे आप डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। दोस्तों, कंजंक्शंस जो होते हैं उनकी हिंदी मीनिंग अगर हमें याद हो जाए, अगर हमें इन सारे कंजंक्शन की हिंदी मीनिंग याद हो जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई नियम याद नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल सा मीनिंग निकालकर आप अपने जजमेंट के आधार पर 10th या 12th या कॉलेज या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट दिक्कत कहाँ होती है, हम नियम तो याद कर लेते हैं कंजंक्शंस के, लेकिन जब बात आती क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसका आंसर लगाने की, तब हम कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि हमें उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता होता है। दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे जानकारी वाले वीडियोस हम लोग देते रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, जो कंजंक्शन होता है इनके हिंदी मीनिंग्स आप देख लीजिए। तो सबसे पहले एंड होता है। अब एंड के पास में आऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज। कंजंक्शन एक शब्द का कंजंक्शन भी होता है, एक से ज्यादा शब्द का कंजंक्शन भी होता है। तो कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं, वो छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं। मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ते हैं। डेफिनेशंस हो गए, इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। पहला कंजंक्शन है बहुत सिंपल, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एंड। एंड का मीनिंग होता है और। एंड का मीनिंग क्या होता है? और। ये दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को या फिर वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ता है। बट का मतलब होता है परंतु, किंतु। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वो है फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। अब देखिए, ये मैंने 4 एक साथ लिखे। 4 एक साथ क्यों लिखे? क्योंकि ये जो जब ऐसा कंजंक्शन काम करते हैं ना, इनका मीनिंग होता है क्योंकि। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू मीट यू बिकॉज आई हैव टू गिव यू बुक। मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि मुझे तुम्हें किताब देना है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। उसी प्रकार फॉर और एज का मतलब भी कभी कभी क्योंकि निकलता है। सिंस का मतलब भी क्योंकि निकलता है। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये जो आपको कंजंक्शन दिख रहा है, इसमें से कुछ जैसे फॉर हो गया, सिंस हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ प्रेपोजिशन भी काम करते हैं। ग्रामर काफी डीप है, लेकिन एज अ प्रेपोजिशन भी काम करते हैं। मैंने जो आपको प्रेपोजिशन की सीरीज पढ़ाई उसमें आप देख सकते हैं। तो प्रेपोजिशन भी काम करते हैं, एज अ कंजंक्शन भी काम करते हैं। लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, ये सारे लोग जब दो वाक्यों को जोड़ेंगे, तो इनका मीनिंग निकलेगा क्योंकि या फिर चूंकि। क्या निकलेगा? क्योंकि या फिर चूंकि। आगे देखते हैं। अब हमारा फोर्थ कंजंक्शन क्या है? ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल एज। अब ये जितने भी आपको सारे कंजंक्शन दिख रहे हैं, इसका मीनिंग एक ही होता है, भी। जैसे ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है। देख, जैसे मैंने कहा कि रोहित ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट, तो रोहित ने भी क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया। उसी प्रकार इवन, ईदर, टू, एज वेल, है ना। ये जो इतने भी आपको दिख रहे हैं 4 से 5 कंजंक्शंस, इनका मीनिंग क्या निकलेगा? भी निकलेगा। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा टू का मतलब भी होता है, लेकिन यहां पर ये जो टू होता है ना, वो एज अ एडवर्ब काम करता है। क्या काम करता है? एज अ एडवर्ब काम करता है। हम यहां पर कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। अगला हमारा है एज सुन एज। आपने सुना होगा एज सुन एज, जैसे ही, है ना। द मोमेंट, बोला द मोमेंट ही लाफ्ड आई स्लैप्ड हिम। जैसे ही वो हंसा, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। तो द मोमेंट और एज सुन एज का मतलब भी होता है जैसे ही। हमारा अगला कंजंक्शन है दोस्तों एज वेल एज। ये तो आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में आता भी है। इसका मीनिंग होता है साथ ही साथ, या साथ साथ, कोई दो चीजें साथ साथ होती है। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वो है एज फार एज, जहां तक। एज फॉर एज का मतलब क्या होता है? याद कर लो, जहां तक। जब आप बोलोगे, लिखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मीनिंग याद रहेगा, तो क्वेश्चन समझ में आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अंग्रेजी में इस्तेमाल करोगे कंजंक्शंस का, तो अंग्रेजी बहुत शानदार लगेगी आपकी। ईदर और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से 12th क्लास से, मीनिंग नहीं पता होगा, इसे देख लो। या तो ये या तो वो, हम बोलते हैं ना, ईदर आई विल टेक टी और आई विल टेक कॉफी, इस तरीके से। तो ईदर और को डिटेल में पढ़ाऊंगा,
नियम भी बताऊंगा। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों नहीं, जैसे न तो ये न वो, इस तरीके से। जब हमें दोनों चीज़ें पसंद नहीं होती तब हम बोलते हैं नीदर नॉर। नीदर आई विल टॉक टू यू नॉर आई विल मीट यू, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। नो सुनर देन, ये बहुत परेशान करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नो सुनर देन का मतलब होता है, नो सुनर हैड भी होता है, नो सुनर हैड के साथ देन भी लगता है। तो इनका मीनिंग होता है ही था। मैं ठीक से लिख देता हूं, ही था। ठीक है, अब ये कैसे ही था मैं आपको एग्जांपल्स में आगे बताऊंगा। अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपने पढ़ा होगा ये भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी। नॉट ओनली ही चीटेड मी बट ही ऑल्सो deceived me, या but he also spoke lie to me। जो बहुत सारे सेंटेंस हैं, मेरे पास अभी एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं जब यहाँ पे आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो फिर एग्जाम्पल्स हम 5-5 देखेंगे। तो न केवल बल्कि वो भी, इसका मीनिंग होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अगला हमारे यहाँ पर मैंने ब्लैक से लिखे हैं प्रेपोजिशंस, और भी बहुत सारे कंजंक्शंस थे, लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो हम आगे देखेंगे उनको। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? बशर्ते। सो दैट, आपने पढ़ा होगा 10th में, सो दैट का मतलब होता है ताकि। हमारा अगला कंजंक्शन है सो का मतलब होता है इसलिए। वैसे इसलिए के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैंस भी है, देयरफॉर भी, इन दोनों का मीनिंग भी इसलिए ही होता है, लेकिन कंडीशंस कुछ अलग अलग होती है। टिल का मतलब होता है जब तक, और एज लॉन्ग एज का मतलब भी होता है जब तक। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जैसे बोलते हैं ना जब तक मैं नहीं आऊँ यहीं खड़े रहना, स्टैंड हियर अंटिल आई कम बैक। तो अंटिल और टिल में अंतर है, ध्यान रखना। अंटिल और टिल में अंतर, अंटिल का मीनिंग होता है जब तक, जबकि टिल का मीनिंग होता है जब तक, जबकि अंटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं। और इसके अलावा एक और वर्ड है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये भी आपने एग्जाम में देखा होगा। हमारा अगला प्रश्न है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। वैसे वाइल का मतलब होता है दौरान भी होता है, इसलिए दोनों मीनिंग है। अलग अलग कंडीशंस पर याद आपको रखना है कैसे यूज करना है। हैंस और देयरफॉर दोनों का मीनिंग होता है इसलिए। इसके अलावा एक और वर्ड आपने देखा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे याद आ गया अभी। दो का मतलब होता है हालांकि। अब दो और एक होता है ऑल्दो का मतलब भी होता है हालांकि। ये दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं दोस्तों। दो ऑल्दो कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे के सारे जो हो गए हैं आपके, हो गए हैं कंजंक्शंस विथ दियर हिंदी मीनिंग। ये कंजंक्शंस हो गए जिनके हिंदी मीनिंग बोर्ड पर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में रिवाइज कर लीजिए। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इनके और भी मीनिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि यही मीनिंग है, इनके और भी मीनिंग होते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए। इनके और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन चूंकि कंडीशंस के हिसाब से हम मीनिंग निकालते हैं कंजंक्शंस में, क्योंकि ये कभी कभी दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, कभी दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, कभी दो फ्रेज को जोड़ेंगे, तो मीनिंग बदलता रहता है। लेकिन ये एक ऐसे मीनिंग्स हैं जिनके बेसिस पर आप जो है कंजंक्शंस पर कमांड कर सकते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे एंड और बट को, तो दोनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एंड और बट कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने दो कंजंक्शंस लिए, दो कंजंक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में भी एक साथ आते हैं और बात करते समय भी हम इनमें गलती करते हैं। हमारा पहला कंजंक्शन है एंड, दूसरा कंजंक्शन है बट। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। आपके टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स में जो है लिख लिया है, एक हिंट्स लिख ली ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों पहली बात तो एंड को समझते हैं। एंड क्या करता है? एंड जो होता है ना, ये क्या करता है दोस्तों, ये टू वर्ड्स को भी ऐड कर दे सकता है, मतलब दो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ना, ये दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। इसका यूज मल्टीपर्पस वाला मामला है इसका। और ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि राहुल एंड रहीम, तो राहुल एक नाउन है, रहीम एक नाउन है, उन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ। फिर मैंने कहा कि दो फ्रेजेस, जैसे मैंने कहा कि ही इज आई हैव गोल्डन रिंग एंड सिल्वर रिंग, तो यहां पर गोल्डन रिंग और सिल्वर रिंग दोनों ही फ्रेजेस हैं, मैंने फ्रेजेस को जोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि जैसे यहां लिखा है कि राहुल इज गुड बॉय एंड ही स्टडीज वेल, राहुल इज गुड बॉय एंड ही स्टडीज वेल। तो मैंने तीनों एग्जांपल्स आपके सामने बोल के दिखा दिया। आपको ये समझना है कि एंड का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, दो वाक्य को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को और दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। अब कब जोड़ना है? जब दो सेंटेंस आ जाते हैं, मतलब दो, हमेशा ये दो समानार्थी शब्दों को ही जोड़ता है दोस्तों। ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग देते हो, मतलब अपोजिट वर्ड नहीं हो सकते कि एक अच्छा एक बुरा है, वहां पर बट का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, रूल क्या है, एंड का इस्तेमाल हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए तब करते हैं जब दोनों का मीनिंग सेम हो, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हो। जब दो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे तो ऑटोमेटिक जो है एंड का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, एंड इंटेलिजेंट। तो राम क्या है, बहादुर भी अच्छी बात हो गई और बुद्धिमान होना भी अच्छी बात हो गई। तो राम इज ब्रेव, यहाँ पर हमने कंजंक्शन लगाया और लगा दिया इंटेलिजेंट। राम इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, तो बहादुर और बुद्धिमान होना अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एंड का इस्तेमाल यहाँ करते हैं कि राम इज ब्रेव, राम बहादुर है, एंड डिसऑनेस्ट, राम बहादुर तो है पर बेईमान है। तो जब एक चीज पॉजिटिव हो और अगर एक चीज नेगेटिव हो तो वहां पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस होगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको एग्जांपल्स के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा एंड का इस्तेमाल दो पॉजिटिव मीनिंग के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल इज गुड बॉय एंड ही स्टडीज वेल। मैंने कहा कि राहुल अच्छा लड़का है और वो अच्छी पढ़ाई भी करता है। तो यहाँ पर इस एंड ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, एक सेंटेंस ये रहा, यहाँ तक खत्म हुआ, एक सेंटेंस ये रहा। तो राहुल इज गुड बॉय, स्टडीज वेल, दोनों में अच्छी, यहाँ भी गुड आया, यहाँ भी वेल आया, इसलिए एंड का इस्तेमाल कर दिया। समझ में आया आपको? जब दो पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको बताऊं तो आगे भी पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस प्लस एंड लगा दो, और एंड के बाद का सेंटेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एंड लगाना है या बट लगाना है। बट की बात करूं, बट क्या करता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। दोनों सेंटेंसेस को ये क्या करता है, विरोध करता है एक दूसरे का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज पुअर, राम गरीब है, ठीक है गरीब होना, बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आदमी ईमानदार है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, तो ईमानदार आदमी पर पैसा नहीं, इसलिए ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसीलिए जब या तो पॉजिटिव सेंटेंस आगे आ जाए या पीछे आ जाए, लेकिन उसमें एक भी नेगेटिविटी है तो फिर वहाँ बट का लग जाएगा। राम इज पुअर, राम गरीब है परंतु क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बट लगा दिया। ही इज रिच, वह अमीर है, बट ही इज नॉट काइंड, वह दयालु नहीं है। वह अमीर तो है, पैसा तो बहुत है उसके पास, पर क्या है वो दयालु नहीं है। जैसे बोलते ना, आई वॉन्ट टू मीट यू बट आई डोंट हैव टाइम, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलना तो चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ परंतु मेरे पास समय नहीं है। तो परंतु के लिए बट आई डू नॉट हैव टाइम, इस तरीके से। तो सेंटेंस को समझो, ये सेंटेंस में हम पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि हाँ मैं मिलना चाहता हूँ, पर हमने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिख दिया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, यहाँ अगर बैंक आता है तो आपको लगाना है। और हाँ, ये तीनों को जोड़ता है लेकिन ये सिर्फ दो वाक्य को ही जोड़ता है, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को नहीं जोड़ता है। ये हमारा हो गया एंड और बट का कंसेप्ट। अब चलिए चलते हैं अगले कंजंक्शंस की ओर। सो गाइस, अब मेरे पास है आपके लिए ये दो प्रेपोजिशंस, आप देख सकते हैं अनटिल और अनलेस। ये इतने कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों का ही इस्तेमाल हम लोग कंडीशंस के लिए करते हैं और कभी कभी टाइम पीरियड के लिए भी करते हैं। हर एग्जाम में, चाहे कोई से एग्जाम भी उठा के देख लीजिए, 10th 12th या कॉम्पिटिटिव, हर एग्जाम में दोनों आते हैं। इनके हिंदी मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, साथ में एग्जाम्पल के लिए समझना पड़ेगा और कौन से वो दो रूल हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। पहली बात तो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब जब तक नहीं, तो यहां पर जब तक आ गया, तक का मतलब टाइम होता है। कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम वाली बात होगी, समय वाली बात होगी, तो वहां पर आपको अनटिल लगाना है। जबकि कोई ऐसी बात होगी जहां पर टाइम से मतलब नहीं, कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है, कोई कंडीशन दे दी, ऐसा होगा तो ही मैं ऐसा करूंगा, वहां पर अनलेस आता है। जब तक वाला बात आ जाए तो अनटिल लगाना है, और कोई कंडीशन आ जाए कि ऐसा होगा तभी करूंगा, तो वहां पर अनलेस लगाना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं मैं। यू वेट हियर अंटिल 7 o'clock, तुम यहां पर रुकना कब तक, 7 बजे तक। मतलब जब तक 7 नहीं बज जाती तब तक तुम्हें यहीं रुकना है। समझ में आई बात? एक प्रकार की वार्निंग है, जब तक 7 नहीं बज जाती तब तक तुम्हें यहीं रखना है। जैसे ही टाइम आया आपको अनटिल ही लगाना है। क्या लगाना है? अनटिल लगाना है, क्योंकि समय एक हिंट है, इसलिए अनलेस की तो बात ही नहीं उठती है। यहां पर रूल देखिए, हैपनिंग बिफोर टाइम, कोई भी घटना ऐसी हो जो समय के पहले घटने के लिए बताई गई हो। मतलब कोई घटना जो है उसके पहले, कोई घटना घटने के पहले हमें टाइम की बात कर दी गई हो,
ठीक है, तब तक आपको जो है, तब तक आपको क्या लगाना है, until लगाना। जब तक मैं यहाँ नहीं आता तब तक यहाँ से हिलना मत, जब तक, इसीलिए यहाँ पर। अब देखिए यू कैन गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो, एग्जाम्पल समझना, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट एंड प्ले, तुम खेल भी सकते हो, पर कब तक, until it gets dark। आपको पता है जो सन जो सेट होता है, जो दिन जो चला जाता है, सूरज डाउन हो जाता है, तो उसको सनसेट कहा जाता है। तो तुम खेल सकते हो, बाहर जाके खेल सकते हो, कब तक खेल सकते हो, जब तक कि जो है ये दिन समाप्त नहीं हो जाता, सनसेट नहीं हो जाता, संध्या का टाइम नहीं हो जाता। तो संध्या का टाइम कब होता है, शाम का समय कब होता है, एक निश्चित समय पर ही होगा ना। तो जब सूर्य डाउन जाएगा तो यहाँ पर डार्क हो जाएगा। तो until it gets dark मतलब जब तक समय नहीं हो जाता तब तक तुम खेल सकते हो, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक तुम खेल लो। तो यहाँ पर भी टाइम की एक कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी टाइम की एक कंडीशन आएगी तब हम लगाएंगे until। अनलेस का इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, समझिए बात को। अनलेस का इस्तेमाल करना है जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन हो और उस कंडीशन को छोड़कर हम काम करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल है दे कांट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड। अब यहाँ पर टाइम की बात थोड़ी हुई है, एक कंडीशन हो रही, काम की बात हो रही कि वो तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि वो मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो बेटर नहीं कर पाएंगे। दे कांट डू वेल, वो अच्छा नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई विल क्विट माई जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा अनलेस आई गेट अ पे हाइक, जब तक जो है, यदि अगर मुझे अच्छा पेमेंट नहीं मिला। मतलब यहाँ पर टाइम की बात मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कंडीशन काम की बात हो रही है, समझना पड़ेगा, बहुत बारीक से डिफरेंस है भाई। यहाँ टाइम की बात होती है, टाइम लिमिट में कोई काम कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, पर हम कोई काम हो जाएगा तो कितने भी टाइम में हो हम वहाँ पर अनलेस लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे जो है अच्छा पे हाइक नहीं मिला, मुझे अच्छा पैसा नहीं मिला, मुझे अगर अच्छा प्रमोशन नहीं मिला तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। तो ये अनलेस क्या करता है, ये भी कंडीशन में लगता है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, इनमें एक रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनका इस्तेमाल करते समय जो है हमने जैसे यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल कर लिया, कांट डू, लेकिन इन दोनों में एक नियम ध्यान रखना है कि अगर अनटिल अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो फिर आपको नॉट नहीं लगाना है। उसी प्रकार अगर अनलेस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आपको जो है यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंजंक्शन सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं तो आपको नॉट नहीं लगाना है, अगर बीच में आते तो लगा देना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और भी एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं इसके पीडीएफ डाल दूंगा मास्टरडी ऐप पर, वहाँ से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कंसेप्ट था। चलिए हम चलते हैं अगले कंजंक्शंस पर। सो गाइज, अब मैं आपको समझाने वाला हूं, जो हमारा प्रेपोजिशन है वो है नीदर नॉर, ठीक है। अब नीदर नॉर क्या होता है दोस्तों, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ना तो ये और ना ये, मतलब दोनों ही कंडीशन में मना हो। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि नीदर नॉट वाले सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आ सकता। मतलब जब भी नॉट लगा होगा, जब भी नीदर नॉर लगा होगा उस सेंटेंस में कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि नीदर नॉर खुद का मतलब ही नॉट होता है, इन दोनों का मीनिंग ही नॉट निकलता है, इसलिए इनके वाक्यों में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ग्रामेटिकली अगर नॉट आता है तो वो एरर है, वो गलत हो जाएगा। अब दोनों में क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप नीदर पेयर कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। मतलब नीदर के बाद जो स्ट्रक्चर है वही नॉर के बाद भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले इस एग्जांपल्स को समझाऊं, उसके पहले कंसेप्ट समझिए ताकि गलती नहीं करना है, वो बहुत आसान है। देखो, ये तो आप समझते हो कि एक सेंटेंस होता है। अब नीदर के बाद यहां पर अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो जब आप यहां पे नॉर लगाएंगे, क्योंकि नॉर को नॉर से जोड़ेंगे, तो यहां पर भी नॉर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। मतलब नीदर आपने यहां लगाया तो आपने सब्जेक्ट वर्ब लगाई, और नॉर आपने यहां लगाया तो सब्जेक्ट वर्ब लगाई, ये सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नीदर के बाद सब्जेक्ट वर्ब तो है पर लेकिन नॉर के बाद सिर्फ वर्ब है, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान रखना है कि नीदर लगाया तो एक सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए, नॉर लगाया तो सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नीदर नॉर का इस्तेमाल पीछे किया है तो पीछे भी सेम है। मान लो अगर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगा दिया आगे और फिर आपने जो है वर्ब लगा दी, उसके बाद आपने नीदर का इस्तेमाल किया, अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर आपने जो है एक ऑब्जेक्ट लिखा, मान लो एक नाउन लिख दी यहाँ पर, तो नॉर अगर आप लगाएंगे तो आप यहाँ देखिए कि नीदर के बाद नाउन है, तो नॉर के बाद ही सिर्फ एक नाउन आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि सेंटेंस के पैटर्न को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर, यहाँ देखिए नीदर के बाद देखिए सेंटेंस, न तो वह और ना उसका भाई नोज द एड्रेस ऑफ द स्कूल, न तो उसे और न ही उसके भाई को स्कूल का एड्रेस पता है। यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं आता है। अब आपने आगे लगाया ना, तो नीदर के बाद देखिए नाउन है और नॉर के बाद भी हिज ब्रदर, डबल हिज आ गया है, ये दो वर्ड देखिए, हिज ब्रदर ये भी एक नाउन है। उसके बाद जो है ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये कॉमन सेंटेंस है, यहाँ से कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। तो नीदर, न तो वह और न ही उसके भाई को जो है स्कूल का एड्रेस पता है, तो नीदर के बाद एक नाउन है, फिर नॉर लगाए, नॉर के बाद भी एक नाउन है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। नीदर ही गोज टू स्कूल, अब देखो यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है कि न तो वह स्कूल जाता है और न ही वह कॉलेज जाता है। इससे बोलते हैं ना कि यार कुछ काम धंधा करा करो, तो न तो वह स्कूल जाता है न वो कॉलेज जाता है। तो नीदर के बाद देखिए एक ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बोलो प्रोनाउन बोलो एक ही बात, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, बात को समझना। तो नॉर जब आपने लगाया तो नॉर के बाद भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं, ये ग्रामेटिकली सही है, ऐसा होता है। और नीदर कब लगाते हैं, जब दोनों कोई काम करने का मना किया गया। तो नीदर या तो दो सेंटेंस को आप जोड़ रहे हो तो या तो आगे लगा दो, आगे लगाने के बाद सेंटेंस खत्म होने के बाद बीच में लगा दो, एक तरीका ये होता है। दूसरा, आपने आगे लगाया जस्ट नाउन लिखी, फिर नॉर लगाया, फिर एक नाउन लिख के बाकी का सेंटेंस लिख दो। He likes neither apples nor, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सेंटेंस में। ये हमारा सब्जेक्ट हमने कॉमन लिया, ये वर्ब हमने कॉमन ली, ये दो कॉमन हो गए। अब यहाँ पर आपने नीदर लगाया, नीदर के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा, नॉर के बाद भी आपने एक ही ऑब्जेक्ट लिखा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, तो ये भी पैटर्न करेक्ट है। न ही लाइक्स, उसे पसंद है, क्या पसंद नहीं, न तो उसे एप्पल्स पसंद है, न ही ऑरेंजेस पसंद है। इसी प्रकार दोस्तों हम ईदर और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि नीदर नॉर का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव के लिए करते हैं, साथ में नॉट नहीं आता है नीदर नॉर वाले वाक्यों में, और सेंटेंस पैटर्न्स का ध्यान रखना है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों ईदर और के लिए। अब ईदर और का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी सिंपली। ईदर और भी सेम टू सेम चलता है। हमने लिखा यहां पर ईदर और, ये भी फटाफट आपको समझा देता हूं। दोनों कंडीशन से है, या तो ये या ये। जैसे मैंने बोला कि या तो तुम स्कूल चले जाओ या कॉलेज चले जाओ, तो दोनों ही कंडीशन सेम कंडीशंस, मतलब सेम सिचुएशन हम देते हैं इसको, सेम सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई या तो तुम पढ़ाई कर लो या काम कर लो। देखो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इधर यू स्टडी, या तुम पढ़ाई कर लो, और यू वर्क, ठीक है। इधर यू स्टडी और यू वर्क। इधर के बाद का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ भी और के बाद सब्जेक्ट और वर्ब है। नियम याद करते हैं। नियम नंबर 1, इधर का इस्तेमाल आगे होता है और का इस्तेमाल बीच में होता है। इन दोनों का इस्तेमाल पीछे भी हो सकता है, जगह कोई फिक्स नहीं। बस फिक्स क्या होता है इधर और में कि इधर के बाद जो स्ट्रक्चर है वही और के बाद होना चाहिए। इधर के बाद अगर सिर्फ वर्ब दी है तो और के बाद भी वर्ब भी आएगी। इधर के बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब दोनों दी है तो और के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब दोनों आएगी। तो इधर यू स्टडी, या तुम पढ़ाई कर लो, या फिर क्या कर लो, यू वर्क, तुम काम कर लो। जिसे बोलते हैं ना, हम कंडीशन देते हैं, किसी को चॉइस देते हैं, इधर यू गिव मी पार्टी, या तो तुम मुझे क्या दे दो, पार्टी दे दो, और यू गो फ्रॉम हियर, यू या यू लीव मी अलोन, या तो तुम मुझे पार्टी दे दो या फिर मुझे अकेला छोड़ दो। बोलते ना किसी किसी को, देख या तो पार्टी दे या अकेला छोड़ दे, टेंशन मत ले। तो दोस्तों से हम पार्टी मांगते, इधर या तो यू गिव मी पार्टी, तुम मुझे पार्टी दे दो, और
यू लीव मी, तुम मुझे छोड़ दो। तो इसी प्रकार से हम ईदर और निदर नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, गूगल पर सर्च करोगे आ जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगा, लेकिन इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको काम है। ऐसे बहुत सारे और भी कंजंक्शंस है जो मुझे आपको पढ़ाना है, आगे वाले आने वाले सेशंस में आपको वो भी यहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आए हैं तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया होगा, प्यारी प्यारी कमेंट्स लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।